एक जुमले में पाकिस्तान की मईशत को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? अनस्टेबल स्टेबिलिटी। अराउंड 3 years अगो जब लोग बात कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट करने जा रही है। ज़्यादातर प्रॉफिट्स हैं वो एग्री सेक्टर में मिडल मैन बनाते हैं। FPR क्यों नाकाम है? शॉर्टफॉल क्यों है? जहाँ पे अगर आपने फिजिकल अपने बैलेंस को लेकर आना है ना, तो एक तो रेवेन्यू साइड है, दूसरी एक्सपेंडिचर साइड है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड को कम क्यों नहीं कर रही? कि आप देखते हैं कि वही शाह खर्चियाँ हो रही हैं, बैनर्स लग रहे हैं। कहते हैं ना कि PIA ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, हम वापस उस दौर में जा सकेंगे। कि हम तो अपने रिजर्व्स डिजिटल करेंसी में कर लेंगे, बिटकॉइन में, यहाँ पे माइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग जो हैं वो बिटकॉइन ट्रेडिंग में हैं और उतने लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। इससे तो बड़ा वंडर्स हो जाएंगे पाकिस्तान में। जिस तरह से दुनिया में जियो पोलिटिकल हालात ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसमें वाइल्ड स्विंग्स आते हैं। तमाम का तमाम इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर करते हैं। वेरी वेरी हाई रिस्क सिचुएशन। खबरें आ रही हैं कि दुनिया में एक और इन्फ्लेशनरी साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द US, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जो US की टैरिफ पॉलिसी है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, हमें 2.5 to 3 मिलियन जॉब्स पर ईयर क्रिएट करने की जरूरत है फॉर द नेक्स्ट 10 years। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर अक़दस, ये माहिर मईशत हैं, पाकिस्तान की मईशत पर एक गहरी नज़र रखते हैं। मुख्तलिफ़ जगह आप इनके कॉलम भी पढ़ते होंगे, इनके माशी तज़किये भी देखते होंगे। मैंने आज इनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक जुमले में पाकिस्तान की मईशत को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? अनस्टेबल स्टेबिलिटी। अनस्टेबल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है लेकिन अनस्टेबल, लेकिन बहुत अनस्टेबल है। और जी। इसका मतलब इसका ये है कि पिछले 3 साल में हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आपको वो टाइम याद होगा, अराउंड 3 years अगो जब लोग बात कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट करने जा रही है। ठीक है। तो वहाँ से लेकर के अब जब IMF आपकी तारीफ कर रहा है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू प्राइवेटाइजेशन जो हुई है, सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन एक ही हुई है PIA की, लेकिन अभी ये तो बहुत बड़ा स्टेप है मुज़म्मिल साहब। ये आने वाले दिनों के लिए एक तरह का एक शमा के तौर पे, एक बीकन के तौर पे ये वो काम कहते हैं अभी करेगा। भी 85 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो करनी है। जी, उसका पूरा तो प्रोग्राम है जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोज हैं, ZTBL है और बहुत से और इदारे हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट ने फाइनली ये रियलाइज़ किया है कि इन इदारों को एफिशिएंटली चलाना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, और बेहतर यही होगा कि इनको प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजर्स हैं उनको दिया जाए और वो इस पे काम करें। दूसरा सवाल हर बंदा जानना चाहता है, जब भी IMF का मिशन आ रहा होता है, IMF किस्त देगा नहीं देगा? 99% देगा। नहीं, पर पाकिस्तान तो चाहता है ना कुछ चीज़ें, रियल स्टेट सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया जाए। हमारा रियल स्टेट सेक्टर डूब गया है, हमारे सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ दिया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं उनके ऊपर बहुत बोझ है। और जो हमने हैवी टैक्सेशन 60% तक की हुई है, वो कहते हैं इंडस्ट्री वायबल नहीं है 60% टैक्सेशन के साथ। तो वो सारा एजेंडा जो है उसका क्या बनेगा? वो सारा एजेंडा मेरा रद्दी की ख्याल है टोकरी में कि जाए। रद्दी की टोकरी में तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ एक टोकरी पड़ी हुई होगी, उसमें चला जाएगा। वो है पेंडिंग की, वो पेंडिंग की टोकरी है और उसमें जो है कोशिश जारी है। लेकिन हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इकोनॉमी की, वो इस किस्म की हैं कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे तो टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे रियल एस्टेट हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, तो वहाँ पे बहुत सी रेजिस्टेंस आती है। और गिवन जो यहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उसके अंदर ये काम तो पहले करना। ही मर गया, ऊपर उस पर क्या टैक्स लगाना है? मरे पे क्या अमल लगाना है? नहीं, देखिए, जो ज़्यादातर प्रॉफिट्स हैं वो एग्री सेक्टर में मिडल मैन बनाते हैं, तो मिडिल मैन पे टैक्स लगना है। उस पे बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग पे टैक्स होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसान मिडिल मैन पे टैक्स होना चाहिए। हाँ, जो सप्लाई पर करते वो हैं पास ऑन फाइनेंस करेगा ना किसान को। नहीं, वो किसान को क्यों पास ऑन करेगा? उसने भी तो किसी को अपने पेस्टिसाइड, अपने बीज, बाकी सारी जो इनपुट्स हैं वो भी तो बेचनी है। तो इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं मुज़म्मिल साहब। अभी तो ये तो सालों का सफ़र है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अभी इश्क में इम्तहान और भी हैं।
बहुत ज़्यादा इम्तहान अभी और हैं। एफपीआर क्यों नाकाम है, शॉर्टफॉल क्यों है? देखिए मैं तो पूरा टैक्स दे रहा हूँ, मैं तो सैलरी से काट लेते हैं, मेरे पास तो कोई देखिए ऑप्शन है। बहुत सी इसमें शॉर्टफॉल्स हैं। मेरा ख्याल है कि स्पेशली जो जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसमें पेशरफ्त हुई है। जो ये नए चेयरमैन हैं हमारे, इन्होंने कुछ इनकी तरफ से अच्छी बातें तो सुनी गई हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन है ऑफ द इकोनॉमी एंड व्हाट हैव यू, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल साइड पे कैसे ट्रांसफ़र होंगी इसका नहीं पता, या फिर से बातें होंगी और रिजल्ट तो वो तो एक नहीं है। मैकेंजी को दे दिया था, मैकिन्जी को, जी। वो दिया था, वो हाँ, कह रहे थे वो बड़ा मुआवजा कर देगी, वो किधर है? तो आप उनको बुला के पूछें ना उनसे कि उन्होंने नहीं, क्या किया है। आपको एज जर्नलिस्ट वो मुआवजा नजर आया? फिलहाल तो नजर नहीं आया, लेकिन वो एक शेर का मिसरा है ना कि पेवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। हाँ, तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का इंसान हूँ, मैं हमेशा लेकिन अच्छे फिर की भी उम्मीद करता हूँ। एफपीआर अपने लिए टारगेट एग्जैजरेटेड रखता है क्या, नलायका टारगेट है? नहीं, टारगेट एग्जैजरेटेड होते हैं हमेशा, अच्छा। और फिर वो उसकी तरफ कोशिश करते हैं। देखिए ये बहुत बड़े इसके अंदर जंप्स होते हैं। इस साल अभी ये जो हाफ ईयरली है इसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल ज़रूर है, तो अब इस पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन इसमें एक एक्सपेंडिचर साइड भी है। लेकिन जहाँ पे अगर आपने फिस्कल अपने बैलेंस को लेकर आना है ना, तो एक तो रेवेन्यू साइड है, दूसरी एक्सपेंडिचर साइड है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड को कम क्यों नहीं कर रही, ये है ना एक सवाल। कि आप देखते हैं कि वही शाह खर्चियाँ हो रही हैं, बैनर्स लग रहे हैं, इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, स्टेट लेवल पे बहुत से काम हो रहे हैं। तो मैंने जो अभी कॉलम लिखा था अरब न्यूज़ में, मैंने उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को देखने की ज़रूरत है, उसको कम करें एक्सपेंडिचर को। और उसमें तजवीज़ स्पेसिफिक ये थी कि एक प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे फिस्कल कमीशन बनाए जाएं, कि जो भी एक्सपेंडिचर होने जा रहा है फिस्कल साइड से उसको पहले रिव्यू किया जाए कि वो आया। प्लानिंग से हो जाता है ना रिव्यू? नहीं, मेरा ख्याल है प्लानिंग कमीशन इतना फ़ाल इदारा नहीं है। हाँ। आई थिंक उसकी अफादियत थी डेफिनेटली प्रोवेंश उस ज़माने में जब 5 ईयर प्लान्स बनते थे, लेकिन अब दुनिया की इकॉनमी उससे बहुत आगे निकल चुकी हुई है। अच्छा, ये हमारे यहाँ प्रोविंशियल लेवल पे भी पीएनडी है ना, जी, प्लान, पीएनडी है। वहाँ से ही पैसे अप्रूव होते हैं ना, किसी ने हाँ, कोई लेकिन खर्च। एक फिस्कल कमीशन का मकसद ये होगा कि वो इवैल्यूएट करेगा कि जो पिछले भी आपने एक्सपेंडिचर किए, उसके आउटकम्स क्या हुए हैं। एक चीज़ तो है ना कि अप्रूव कर देना, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे हो रही है? हम एक्चुअली ऑन द ग्राउंड जो उसने ट्रांसलेट करना है उस पैसे ने, टैक्स पेयर मनी ने, वो कौन देख रहा है? आई मीन उसी ब्लैक होल में अगर आप पैसे फेंकते चले जाएँगे, तो ये कोई अच्छी मेरा ये ख्याल जो है प्रैक्टिस पीआईए की नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हुई है, विल इट बी अ सक्सेस स्टोरी और विल इट बी नॉट बी अ सक्सेस स्टोरी? देखें इसमें ट्रिमेंडस पोटेंशियल है पीआईए के पास। क्यों? हमारी बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की बाहर बैठी हुई है, जिन्होंने मदर कंट्री आना ही आना है साल में कम से कम एक दफ़ा। सो आपके पास टारगेट मार्केट, कैप्टिव मार्केट है, आपके पास ट्रेन्ड कॉर्पोरेट क्रू, कैबिन क्रू है, आपके पास किचन है, आपके पास राउट्स हैं, और आपके पास लैंडिंग स्लॉट्स हैं। जहाज़ इंजेक्ट करने हैं और उस एयरलाइन को एफिशिएंटली चलाना है। अगर उन्होंने अच्छे लोगों का इंतखाब किया तो स्काई इज़ द लिमिट। और मैं समझता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि पीआईए ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, हम वापस उस दौर में जा सकेंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, एविएशन सेक्टर में प्रॉफिट्स आर रेज़र थिन, तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं की, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, तो ये फिर बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है। बहुत हमारे पावर सेक्टर के बारे में भी बात होती है, अभी आप देखें ना, सोलर की नेट मीटरिंग ख़त्म जी जी, की जा नेट रही है, कि वो कह रहे हैं कि 4.5 बिलिंग की लाख तरफ चले गए। बिलिंग की तरफ हुँ। चले गए हैं। हमारे पावर सेक्टर का भी कोई सोल्यूशन इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक सॉल्यूशन है, मेरा ख़्याल है कि इनको स्टार्ट करना चाहिए, जो प्रॉफ़िटेबल डिस्कोज़ हैं, उनकी प्राइवेटाइज़ेशन को फ़ास्ट ट्रैक करना चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो लॉस मेकिंग आपके डिस्कोज़ हैं, उनको उनकी बैलेंस शीट को बेहतर करके उनको भी प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ लेकर के जाना चाहिए, ताकि ये जो मसाइल हैं कि कलेक्शन नहीं हो पा रही, और सारा प्रॉब्लम कलेक्शन ना करने की वजह से है। नहीं, पर वो आधा पाकिस्तान बिल नहीं देता ना, एग्ज़ैक्टली। वो कहते हैं केपी बिल नहीं देता, बलूचिस्तान बिल तो नहीं ठीक देता, है, आप अंदरूनी प्राइवेट सुन। सेक्टर में दें इसको, और जो बिल वो नहीं कहाँ दे, से बिल लेंगे? नहीं वो फिर वो कनेक्शन काटेंगे। आप देखें ना, के इलेक्ट्रिक यही करता है कराची में। हाँ। तो जो बिल नहीं देगा उसको फिर बिजली नहीं मिलेगी। तो आपका ख्याल है कि जो ट्राइबल एरिया का जो हमारा है डिस्को है, उसको भी प्राइवेटाइज कर दें, क्योंकि पूरा ट्राइबल एरिया बिल नहीं देता?
मेरे ख्याल वो में तो कहते हैं अगर कायदे आज़म क्या गए थे कि बिजली का बिल नहीं देना। मुझे नहीं मालूम कि कायदे आज़म ने क्या फरमाया था उनके लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक ऐसे हम दौर में आ चुके हैं कि जहाँ पे इस किस्म की जो फ्रीबीज़ हैं वो नहीं दी जा सकती। देखें, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेंसिव। लोग सवाल करते हैं एफडीआई क्यों नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, एसआईएफसी बना लिया, इतना कुछ कर लिया, दुनिया से बात कर ली, चक्कर लगा लिए, एफडीआई नहीं आई, वजह? इसके 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1 है द क्वालिटी ऑफ आवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी लोगों को नज़र आती है, फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनती जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हों। सेकंड, फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है, दैट इज़ कि जब आपकी कॉरपोरेशंस कोई केस कोर्ट में लेके जाती हैं, वहाँ पे फ़ैसला नहीं होता, एडजुडिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, और फाइनली मेरा ख़्याल है कि ह्यूमन कैपिटल के भी इश्यूज़ हैं। मीनिंग टू से कि हमारे यहाँ पर उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है जो कि एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि भाई मैं पाकिस्तान जाता हूँ, वहाँ मैं ये फैक्ट्री लगाता हूँ, वहाँ पे बड़े अच्छे कारीगर या लेबर मुझे मिल सकता है। तो ये 3 4 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ रही, जिनको वन आफ्टर द अदर एड्रेस करने पर की आप ये ज़रूरत देखें है। ना कि मैं अगर कहूँ सऊदी अरब का विजन 2030, ये प्रॉब्लम्स तो उनको भी होंगे, लेकिन वहाँ तो जाती है इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने अपने यंग लोगों पे इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपने तमाम जो एजुकेशन के करिकुलम्स हैं या सिलेबस हैं, उनको यकसर बदला है, और वो स्किल्स ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वो स्टेम एजुकेशन लेकर के आए हैं। यहाँ पर बातचीत तो बहुत हो रही है बड़े अरसे से, अभी एक डिजिटल अथॉरिटी भी पाकिस्तान में नोटिफाई हुई है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें ग्राउंड पे अभी तक नज़र नहीं आ रहे, उनको ग्राउंड पर नज़र आने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ये जो आपने डिजिटल की बात की, वो कहते हैं कि हम तो अपने रिजर्व्स डिजिटल करेंसी में कर लेंगे, बिटकॉइन में, और यहाँ पे माइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग जो हैं वो बिटकॉइन ट्रेडिंग में हैं, और उतने लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। इससे तो बड़ा वंडर्स हो जाएंगे पाकिस्तान में। देखिए, मैं हमेशा ना आई एडवाइस कॉशन जब भी लोग क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, क्योंकि इनके ना बेस पे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। क्यों क्रिप्टो ऊपर जाता है, मतलब कुछ लोगों के अंदाजे हैं कि कुछ डॉलर से इसका कोई कनेक्शन है या गोल्ड से इसका कोई कोरिलेशन है, लेकिन वी डोंट सिंपली नो कि क्रिप्टो जो है ना वो ऊपर नीचे, इट्स बेसिकली स्पेकुलेशन। तो जुआ मैं है, जी, जुआ है। मैं इसको स्पेकुलेशन कह रहा हूँ। तो आप जुआ नहीं कह रहे। मैं स्पेकुलेशन कह रहा क्या, हूँ। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं एडवाइस करूंगा हमारे पॉलिसी मेकर्स को और कॉमन सिटीजन्स को कि बी वेरी केयरफुल जब बिफोर आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो इसमें लगाएं। अभी आप देखेंगे कहाँ तक गया हुआ था, 120 के ऊपर था, अब ये कहाँ पे आया है, फिर उसके बाद उसमें वॉलेटिलिटी आ रही है। तो आई थिंक फंडामेंटल्स पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। आप इस बात के हक में हैं कि हम क्रिप्टो में अपने रिजर्व्स ले जाएं, कुछ 1/3 रिजर्व्स क्रिप्टो में ले जाएं? देखिए, मैंने अभी जो 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 फाइनेंशियल ट्रेनिंग होती है या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को सेटअप करने की जो बातें होती हैं, उसमें अगर एक स्मॉल पोर्शन क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड है तो दैट मे बी अ गुड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन वो जो पोर्शन है वो प्रोबेबली 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 10% ऑफ द रिजर्व्स मतलब होने मैं चाहिए। एक बॉल पार्क फिगर आपको दे रहा हूँ वो कहते हैं कि पाकिस्तान में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से चार फ़ायदा करोड़ होता है। लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। हर इतने तो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है। वो कितने हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में 4 लाख हैं, हाँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग में 4 करोड़ है। हम्म। मेरा ख्याल है कि ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। आई थिंक क्योंकि इसके नीचे फंडामेंटल्स नहीं है, नंबर वन हमें पता नहीं, स्पेकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, और जो जिस तरह से दुनिया में जियो पोलिटिकल हालात ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसमें वाइल्ड स्विंग्स आते हैं। तो मैं एज एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, दिस कुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो 10% फॉर एग्जांपल, लेकिन तमाम का तमाम इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर कर देना वो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन नज़र आती है, वेरी वेरी हाई रिस्क सिचुएशन। उसमें ज़रा सा अगर कोई उतार चढ़ाव हुआ तो इट कैन वाइप यू आउट। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज हम्म। ऊपर जा रही है, और डॉलर कंट्रोल में है। ठीक है तीनों ना? तीनों चीज़ों पे मैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को B+ या A ग्रेड दूंगा। अच्छा। कुछ अरसा पहले, 3 साल पहले, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो 3 बिलियन से भी नीचे चले गए थे, ख़तरे की घंटियां बज रही थी।
अभी 16 बिलियन पे पहुंच गए हैं और जून तक गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब ने कहा है कि 18 तक चले जाएंगे, विच वुड बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉरेक्स इन हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट, और वो 3 महीने की इंपोर्ट के बराबर होंगे, जो कि रिकमेंडेड कवर है, जो IMF कहता है कि इतने आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज अगेन सक्सेस स्टोरी, बहुत 40,000 से भी कम थी, अब देखें आप वो कहाँ पे चली गई है। 1,82,000। वेरी नाइस, और मेरा ख्याल है कि आगे भी ये बढ़ेगी। और फाइनली जो आपने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी की बात की, आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स की, क्योंकि मुजम्मिल साहब जब आपका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करता है ना, अगर आप 280 पे डॉलर खड़ा है, ये 300 पे हो जाता है, तो सबसे पहले आपके पेट्रोल पंप पे उसका असर आता है, और फिर उस फ्यूल का पास थ्रू होता है पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सूरत में। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब को कि उन्होंने बहुत सा प्रेशर सस्टेन किया हुआ है, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी चलाई है पिछले 3 साल में। तो वो कहते हैं वो जो है रेट काइबर का और नीचे ला सकते थे, वो नहीं ला रहे। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये और नीचे आना चाहिए, सब ने कहा नीचे आना चाहिए, लेकिन वो 10.5% से नीचे नहीं ला रहे। हालांकि सब कह रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे, इस वक्त 8% पे होना चाहिए। नो, आई थिंक देयर शुड बी नो रश इन लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, यू नो, बोरोड कैपिटल जो है वो सस्ता हो जाता है, सारा सब कुछ, लेकिन हमें वॉच करने की ज़रूरत है 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ है कि जो US की जो पॉलिसी रेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके साथ हमें मैच करने की ज़रूरत। सेकंड, कि कुछ खबरें आ रही हैं कि दुनिया में एक और इन्फ्लेशनरी साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द US। एंड वाई? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, और उन्होंने 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। उन्होंने टैक्सेस कम किए हैं, उन्होंने एक डीरेगुलेशन लेकर के आए हैं, और उन्होंने थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। तो अगर वो इन्फ्लेशनरी साइकिल आता है तो फिर आपको ये रूम होगा आपके पास वहाँ से फिर उसको कम करने का। अगर आपने ऑलरेडी कम कर दिया तो फिर आपके पास वो रूम नहीं रहेगा उसको कंट्रोल करने का। जी, जो US की टैरिफ पॉलिसी है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप हमारे पर? आप इंडिया की तनाजुर में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल में ये जो इंडिया के साथ US ने ट्रेड डील की है, इसके असल जो महरकात हैं, इसका असल जो ड्राइवर है वो जियो पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर आप उसकी डील को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इंडिया ने डेयरी सेक्टर भी खोल दिया है, फार्मिंग सेक्टर भी खोल दिया है, और एज सच इंडिया को इतना फ़ायदा होता नज़र नहीं आता जितना USA को हो रहा है। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, देयर बैक वॉज अगेंस्ट द वॉल, तो उन्होंने कहा कि हमारे हालात चाइना से तो ख़राब हैं ही, हम दूसरी ग्रेट पावर से अब टक्कर नहीं ले सकते। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू बी इन देयर गुड बुक्स उन्होंने ये और तो जो उनकी यूरोप से डील हुई है वो भी उनके वो एक्चुअली इंडिया के हक में बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी नहीं है इंडिया के लिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड। और इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस में इंडिया में एक बड़ा सिवियर बैकलैश आएगा अगेंस्ट बीजेपी फ्रॉम द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया के अंदर। यस, एग्री इकोनॉमी है एग्जैक्टली, वो तो हमारी भी है, लेकिन हमारे फार्मर्स इतनी बड़ी पॉलिटिकल हमारी क्या एग्री इकोनॉमी, हम 10 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, 6 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम तो 4 बिलियन डेफिसिट में एग्री इकोनॉमी में। नहीं, वो तो आप नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ पीपल हु रिलाई ऑन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज ह्यूज। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे अगर ये पूछूं कि हाउ डू यू प्रेडिक्ट नेक्स्ट 2 years फॉर पाकिस्तान? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया है। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। इससे डायरेक्शन अच्छी हो सकती है, लेकिन आई थिंक हमें ना ग्रोथ की तरफ जाना है, और वो उस ग्रोथ के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इन आवर ह्यूमन कैपिटल, मीनिंग आपकी क्वालिटी एजुकेशन, आपका हेल्थ, पीने का साफ़ पानी। जब तक आपके पास बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपका ह्यूमन कैपिटल ऊपर नहीं जा रहा, और एनर्जी की प्राइस अफोर्डेबल नहीं हो रही, या कैपिटल की प्राइस
कम नहीं हो रही, दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक अब ये असल टेस्ट हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स का अब शुरू होगा. मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी अबाउट 4% ग्रोथ करेगी. अभी स्टेट बैंक ने कहा है 4.75%, बट आई थिंक दैट्स अ बिट ऑप्टिमिस्टिक. 4% का मतलब ये है कि वो जो बूम एंड बस्ट साइकिल आ जाता है पाकिस्तानी इकोनॉमी में व्हेन एवर वी स्टार्ट ग्रोइंग अराउंड 5.5%, हम उसको अवॉइड कर लेंगे. बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट द मिलियंस ऑफ जॉब्स. जो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए हुए थे पाकिस्तान, अजय बंगा, उन्होंने भी फरमाया है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, हमें 2.5 to 3 मिलियन जॉब्स पर ईयर क्रिएट करने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो आई थिंक काबीना को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो एक कैबिनेट पोजीशन क्रिएट करें फॉर जॉब क्रिएशन, मिनिस्टर फॉर जॉब क्रिएशन. फाइनेंस का काम है स्टेबलाइज करना, बाकी लोगों का काम, अब कॉमर्स का काम है ट्रेड को देखना, बट जॉब्स कौन क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट की जाए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you very much. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, आपने डॉक्टर अकदर साहब की गुफ्तगू सुनी. इनको हम वक्तन फ़वक्तन अब दावत देते रहेंगे और मुख्तलिफ इकनॉमिक जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर इनको लेते रहेंगे. आज तक के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.